अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 8th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर वो देख चुके हैं तो फिर आप रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चे, ये रिलेटिव का वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। रिलेटिव का क्या मतलब है कि अगर आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं या उसको कंपैरिजन में लेकर आते हैं तो उसके लिए आप वर्ड बोलते हो रिलेटिव। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए और आपको शुगर रिक्वायर्ड है। आपने शॉपकीपर से ये कहा कि हमें 1 किलो चीनी दे दें, तो वो आपको क्या करेगा? अगर उसके पास ये बैलेंस है तो वो एक साइड पर 1 kg का स्टोन रखेगा और दूसरी तरफ शुगर डालेगा। अब जैसे ही शुगर और 1 kg इक्विलिब्रियम में आते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि द मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1 kg। ओके, अब यहां पर 1 kg जो है ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ये क्या है आपके पास? आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, मतलब जिसकी मदद से आप बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मेजर करते हैं, उसका वेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो शुगर है ना, डेट इज रिलेटिव मास। ये कि आपके पास क्या है? एक रिलेटिव मास है। मतलब आप इस शुगर को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। ओके, अब हम तो पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, हम कहीं ना कहीं एटम के मास की बात करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर, हम इस स्टैंडर्ड यूनिट को मानकर 1 kg को हम क्या एटम के मास को मेजर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस शुगर की जगह यहां पर कहें कि सर हम हाइड्रोजन का या हीलियम का किसी भी एटम का मास मेजर करें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक एटम आपके पास बहुत छोटा होता है और ये स्टैंडर्ड यूनिट उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं यहां पर एक डॉट भी लगाता हूं ना, तो इस डॉट में भी मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट बहुत ज्यादा है। अब 1 kg के मुकाबले में आप एटम्स के मासेस को कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते। तो अब आप कहेंगे कि सर, अगर हम 1 kg को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानकर तो फिर किस को स्टैंडर्ड मानकर हम एटम के मासेस को कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा याद रखना है कि हम कार्बन 12 आइसोटोप्स को स्टैंडर्ड मानते हैं एटम के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। किसको? कार्बन। अब कार्बन जो है आपके पास बेटा, कार्बन का ना बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके अंदर सेम रहते हैं, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो जाता है। एक आपका कार्बन जिसका एटॉमिक मास होता है 12, एक होता है 13 और एक होता है 14। अब ये जो कार्बन 12 है, अब इसको कार्बन 12 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो मास नंबर है वो 12 होता है, इसीलिए इसको कार्बन 12 बोलते हैं। अब इस कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानकर एटम्स के मासेस को कैलकुलेट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि सर, हम कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड मानते हैं, कार्बन 13 और 14 को क्यों नहीं? तो बेटा उसकी वजह यह है कि कार्बन 12 ये ज्यादा अबंडेंट है नेचर में। तकरीबन 98.9% नेचर में कार्बन 12 पाया जाता है, ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब ये जो कार्बन 13 और कार्बन 14 है ये सिर्फ नेचर में 1.1% है, इतना स्टेबल नहीं है आपके पास। तो इसीलिए हम सिर्फ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट मानकर एटम के मासेस को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर देखें फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इसके एक साइड पर
कार्बन 12 रखूं, ठीक है, और दूसरी साइड पर भी कार्बन 12 रख दूं, जरा गौर से समझिएगा, एक साइड पर भी कार्बन 12 रखूं और दूसरी साइड पर भी कार्बन 12 रखूं, तो बेटा क्या ये इक्विलिब्रियम पर होंगे कि नहीं? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जो चीज यहां पर है वही तो यहां पर है। जो मास नंबर इसका है, इसका मास नंबर आपके पास क्या है? 12, और इसका मास नंबर क्या है? 12। तो जितना मास नंबर इसका है उतना ही तो इसका है आपके पास, तो ये क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, अब अगर ये हाइपोथेटिकली है, अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, अगर मैं एक कार्बन को बेटा 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, वैसे आपके पास जो एटम है ये इनडिविजिबल होता है, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर मैं यहां पर इस कार्बन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, अब अगर मैंने इस कार्बन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या अब भी ये इक्विलिब्रियम पर होगा कि नहीं? बेटा अब भी ये इक्विलिब्रियम पर ही होगा, क्योंकि ये 12 यूनिट्स, इसको हम क्या कह सकते हैं? 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन। अब ये 12 यूनिट्स मिलकर ही तो एक कार्बन एटम बना रहे हैं। अब उसी कार्बन को तो हमने 12 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो ये 12 यूनिट्स मिलकर एक कार्बन एटम बना रहे हैं, तो हम क्या यहां पर ये कह सकते हैं, मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है, तो हम ये कह सकते हैं 1 कार्बन मास ऑफ 1 कार्बन एटम is equal to 12 units of carbon. I am right. Mass of 1 carbon atom, ये 1 कार्बन एटम है, इसका मास इक्वल है 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम के, तो फिर ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, बराबर हो गया ना। अच्छा, यहां पर देखें, अब इसी चीज को बेटा हम स्टैंडर्ड मानकर चलेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट, कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानकर चलेंगे बाकी एटम के मासिस को कैलकुलेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर देखें, अगर मैं ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैं एक पलड़े में क्या रखूंगा? ऑक्सीजन। ओके, अब यहां पर हम स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं कार्बन 12। अब मैंने यहां पर कार्बन के 12 यूनिट्स रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना चाहा, इसके रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव मास होगा आपका और ये स्टैंडर्ड है आपके पास। ओके, अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन यहां पर रखा, तो बेटा ऑक्सीजन देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि ये आपके पास क्या है? हैवी है। हैवी है मतलब ये आपके पास नीचे झुक गया और ये ऊपर उठ गया, मतलब इम्बैलेंस हो गया, ऐसे हो गया ना, ठीक है, ऐसे है आपके पास ये ऑक्सीजन, ये आपके पास है कार्बन 12, आप जिसको स्टैंडर्ड मानकर चलते हो। अब ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास डाउन हो गया, ये हैवियर माना गया, और ये आपके पास क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम पर कब आएगा? जब हम इस वाले वेट में कुछ ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम इस वेट में कुछ ऐड करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम पर आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जब ये बराबर आएगा, तो फिर हम कहेंगे कि इसका वेट इसके वेट के क्या हुआ? इक्वल हुआ। अब जब ऑक्सीजन को रखा तो ये ऐसे था, तो यहां पर हम क्या करें? क्या यूनिट्स को ऐड करना शुरू कर दें। एक यूनिट को ऐड किया तो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि ये अभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं आया। दूसरे यूनिट को ऐड किया गया, 9 3 4। अब जैसे ही हमने 4 न्यू यूनिट्स को ऐड किया, तो ऑक्सीजन और ये वाला जो स्टैंडर्ड है आपके पास, ये बराबर हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल है 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम के। ठीक है, जैसे ही हमने 12 पहले थे जिसको हम स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं,
जैसे ही हमने 4 यूनिट्स और ऐड किए ना, तब जाके ऑक्सीजन और ये स्टैंडर्ड यूनिट्स आपस में इक्विलिब्रियम पर आए। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल है किसके, कितने ये पार्ट्स हो गए, 16 पार्ट्स, 16 यूनिट्स के इक्वल होगी। और ये यूनिट्स किसके हैं, कार्बन के हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं। ओके, अब यहां पर आए, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं चाह रहा हूं कि बेटा हम नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड क्या मानकर चलते हैं, कार्बन, तो उसके कितने यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स, जिसको हम स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, दैट इज योर स्टैंडर्ड। ओके, अब जैसे ही हमने नाइट्रोजन को यहां पर रखा तो ऑब्जर्व किया गया कि नाइट्रोजन भी जो हैवी है आपके पास, और ये थोड़ा सा नीचे हो गया। ओके, इम्बैलेंस हो गया। अब इनको बैलेंस करने के लिए आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कुछ यूनिट्स ऐड करना पड़ेंगे। ओके, अब 12 आपके पास ऑटोमेटिकली पहले ही आपके पास हैं। अब जैसे ही आपने 2 यूनिट्स ऐड किए ना, देखा गया 2 यूनिट्स ऐड किए तो नाइट्रोजन और ये स्टैंडर्ड यूनिट्स आपस में बराबर हो गए। अब मतलब 1 यूनिट आपने और ऐड किया, दूसरा 2 यूनिट्स आपने न्यू ऐड किए, तो नाइट्रोजन और ये स्टैंडर्ड आपस में क्या हो गए, इक्विलिब्रियम पर आ गए। अब इसका क्या मतलब है, देखो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम किसके इक्वल देखा गया, 14 यूनिट्स के। 12 पहले थे, 2 हमने न्यू ऐड किए, तब जाकर ये इक्विलिब्रियम पर आया। तो इसका मतलब हुआ कि जो मास है एक नाइट्रोजन एटम का, वो 14 यूनिट्स के इक्वल है, और ये 14 यूनिट्स किसके हैं, कार्बन के हैं। दैट इज योर स्टैंडर्ड, और ये आपके पास क्या है, रिलेटिव है। ओके, अब यहां पर देखो बच्चे 14 यूनिट्स हैं, इसको हम ये कह सकते हैं द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। अब AMU का कॉन्सेप्ट समझे, यहां पर आए बच्चे इस चीज में। अगर हम ये कितने यूनिट्स हैं आपके पास, 12 यूनिट्स हैं, किसके, कार्बन के। एक कार्बन के एटम को ही तो हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम एक यूनिट को कह रहे हैं। अब अगर इस एक यूनिट को हम सेपरेट करें ना, इस एक यूनिट को बेटा, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है आपका, ये कार्बन का कितना मास रखता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि अगर 1 कार्बन एटम का जो मास है वो किसके इक्वल था, देखो 1 कार्बन एटम का मास कितने यूनिट्स के इक्वल था, 12 यूनिट्स। तो अब अगर हमने 1 यूनिट बाहर निकाला है, तो 1 यूनिट का जो मास होगा वो कितना होगा, 1/12 इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, मतलब 1/12 द मास ऑफ कार्बन। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये कार्बन का 12वां हिस्सा जो है वो मास रखता है। जरा गौर से समझो इस चीज को, एक कार्बन एटम का मास 12 यूनिट्स के इक्वल था। ओके, अब अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो वो आपके पास 12 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 यूनिट जो है जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं, वो कार्बन के कितने मास के इक्वल है, 1/12। ओके, तो मतलब आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का 12वां हिस्सा रखता है मास का। ओके, तो हम यूनिट को फिर क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। यहां पर भी देखो, इसको हम क्या कहेंगे, AMU। ओके, तो देखो क्या बना, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कार्बन का
12वां हिस्सा। यहाँ पर देखो हमने एक यूनिट लिया और उसको हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट, और कार्बन का वो कितना मास रखता है, 12th पार्ट रखता है। ओके, तो यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ दी, जिसको हम स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। ओके, अच्छा अब जरा डेफिनेशन पढ़ें। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the average mass of atom of an element as compared to the 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope। बात क्लियर हुई कि नहीं? यहां पर देखें, the relative atomic mass of an element is the average mass of an atom। बेटा एवरेज फाइंड करते हैं किसी भी एटम के मास की, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करते हैं, 1/12 the mass of an atom of carbon 12 आइसोटोप। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट की बात की जाए तो एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बेटा एक यूनिट जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कह रहे थे, ये वाला, ये कार्बन के 1/12 मास के इक्वल है। ओके, तो अगर आप कहें कि सर ये 1 AMU क्या है, हम इसको ग्राम में क्या अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ग्राम में इसकी वैल्यू क्या है, तो आपके पास 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम्स के इक्वल होती है। ओके, अब ये जो आपके पास आपकी बुक में भी ये टेबल गिवन है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो AMU में बेटा उसका मास होता है 1.0073, और अगर इसी को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो डेट इज 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम्स। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो AMU में उसका मास होता है 1.0087, और ग्राम्स में बात करें तो 1.674 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। तो आप देख सकते हैं बेटा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो नियरली सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में कितना है, 5.486 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। AMU में भी बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो ग्राम्स में अगर आप करेंगे तो 9.1068 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28 ग्राम। तो अगर आप इसको केजी में भी करना चाहें तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -31 kg। ओके, क्योंकि आपके पास 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये भी आपके पास कुछ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये था आज आपका लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।